मैं शैलेंद्र यादव आज 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास की फिजिक्स में सबसे पहली आपकी जो यूनिट है वो है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहली जो यूनिट है आपकी विद्युत की, इस विद्युत की यूनिट में भी कई चैप्टर हैं। इन कई चैप्टर में सबसे आपका पहला जो चैप्टर है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत के बारे में। विद्युत क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इन सब बातों को जानेंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे पढ़ने से पहले, उसे अच्छे से समझने से पहले उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होते हैं कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों को, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें आगे की जो प्रोसेस होगी वो धीरे धीरे समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलो अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बताएं कि जो ये हमारी पूरी जो दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो पहली जो चीज़ है वो है पदार्थ, मैटर, और जो दूसरी है वो है आपका विकिरण, रेडिएशन। पूरा ब्रह्मांड इन दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला पदार्थ, दूसरा विकिरण। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें ऊर्जा होती है, वह पदार्थ कहलाता है। इसी प्रकार विकिरण हमें दिखाई नहीं देता है। विकिरण में ऊर्जा होती है, विकिरण का द्रव्यमान नहीं होता है, विकिरण का आयतन नहीं होता है। इन दोनों में एक सेम चीज़ क्या है? इन दोनों में सेम जो चीज़ है वो ऊर्जा है। दोनों ही चीज़ों में ऊर्जा होती है। पदार्थ में भी ऊर्जा होती है और विकिरण में भी ऊर्जा होती है। दोनों में ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं वास्तव में जो सबसे पहले पदार्थ है, पदार्थ के गुण क्या है। तो पदार्थ का महत्वपूर्ण गुण ये है कि प्रत्येक पदार्थ बल आरोपित करता है, बल लगाता है। अगर ये मार्कर है, ये एक पदार्थ है, मार्कर है, वस्तु है, इसे अगर हम अपने हाथ पर रखेंगे तो ये मार्कर हमारे हाथ पर बल लगाएगा। अगर कोई एक वस्तु गतिमान है, उसे रोकना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा। बल क्या होता है? बल एक धक्का या खिंचाव होता है। तो ये बल है। तो प्रत्येक पदार्थ बल लगाता है। अब बल इस प्रकृति में कितने प्रकार के होते हैं? तो बल बहुत होते हैं। घर्षण बल है, विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, श्यान बल है, बहुत से बल हैं। लेकिन आपने एक 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है? तो ये जो हम अपने चारों ओर जो आकाशीय पिंड देख रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, पृथ्वी है, जो भी आकाशीय पिंड हैं, ये सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। वो जो बल है, उस बल को क्या कहते हैं? न्यूटन ने बताया, ये बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सभी जो
ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड हैं ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, इसका क्या कारण है? तो न्यूटन ने बताया कि जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर को आकर्षित करती है। अपने केंद्र की ओर को प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास द्रव्यमान है। वास्तव में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान के कारण वस्तु पर लगता है। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर को खींचती है। तो इसी बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। तो द्रव्यमान के कारण जो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रकृति में ये तो सभी पदार्थों में ही पाया जाता है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान है। जब प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान है और द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन प्रकृति में एक अतिरिक्त बल और देखा गया, ये अलग प्रकार का बल है। ये कौन सा बल है, किस प्रकार देखा गया, बात करते हैं। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले एक यूनान के दार्शनिक थे, एक थेल्स। यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ है, एक अंबर नामक पदार्थ है। जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ेंगे, जब इसको ऊन से रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो ये जो अंबर है ये कागज के तिनकों को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये जो बल है, तो जब इसे हम अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तभी ये तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब नहीं रगड़ते हैं तब आकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये द्रव्यमान के कारण नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर द्रव्यमान के कारण ये आकर्षित करता होता तो रगड़ने से पहले भी अंबर में द्रव्यमान था और ऊन में द्रव्यमान था, रगड़ने के बाद भी है। लेकिन रगड़ने से पहले ये तिनकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा था, रगड़ने के बाद में करने लगा। इसका मतलब है ये जो बल है ये एक अलग प्रकार का बल है इस प्रकृति में। तो इनकी बात को 2000 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने सन 1600 ईस्वी में देखा कि जिस तरीके से ये थेल्स ने बताया था कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो वो कागज के तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, इसी तरीके से प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं कि जब उन्हें आपस में रगड़ा जाता है तो वो भी छोटे छोटे तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। कौन कौन से हैं? इन्होंने देखा कि जैसे कांच है, जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो ये छोटे छोटे तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी प्रकार एक आबनूस होता, आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो ये भी छोटे छोटे तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। आपने भी अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि अगर हम एक स्केल ले लें, स्केल को बालों से रगड़ें, बालों से रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़ों को पास ले जाएं तो कागज़ के टुकड़ों को वो अपनी ओर खींचने लगती है।
तो वास्तव में ये जो पदार्थ हैं, ये छोटे छोटे तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर कब आकर्षित करने लगते हैं, कब खींचने लगते हैं? जब इन पदार्थों को रगड़ा जाता है। तो वास्तव में ये कागज के टुकड़ों को या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इन पदार्थों में कब आता है? जब इनमें घर्षण होता है, इन्हें रगड़ा जाता है। तो ये जो गुण है, ये किसके कारण आता है? घर्षण के कारण आता है। तो पदार्थों के उस गुण को, जिस गुण के कारण वह पदार्थ रगड़ने के बाद छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उसी गुण को हम बोलते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश या विद्युत। और जब कोई एक पदार्थ छोटे छोटे तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तब कहा जाता है कि वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, अर्थात वह आवेशित हो गया है, चार्ज हो गया है। या फिर चार्ज हो गया है, या फिर हम इससे ये भी कह देते हैं कि वह विद्युतमय हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो ये चार्ज हो जाता है, आवेश। तो आवेशित कैसे होता है? तो जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ने के कारण वह छोटे छोटे तिनकों को, टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। और ऐसे पदार्थों को विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? विद्युतमय पदार्थ। तो देखो, विद्युतमय पदार्थ की परिभाषा क्या बन गई कि वे पदार्थ जो रगड़े जाने पर कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं विद्युतमय पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे आबनूस है, कांच है, रेशम है, लाख है, गंधक है, बहुत से ये ऐसे पदार्थ हैं। ये तो हो गया आवेश। अब बात आती है कि जो आवेश है, वो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ये कैसे पता चला? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, देखा कि जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या प्रयोग किया? तो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली। एक कांच की छड़ ली। ये जो छड़ है, ये किसकी है? कांच की। और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया। इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद इसे एक धागे से लिया और लटका दिया। इसके बाद में क्या किया, एक दूसरी आबनूस की छड़ ली। आबनूस की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद उसे इस छड़ के पास में लाए। ये जो छड़ है ये किसकी है? ये आबनूस की छड़ है। इन दोनों को पास में लाए तो देखा ये छड़ इस छड़ के पास में आने का प्रयास करती है, एक दूसरे को ये आकर्षित करती है। अब क्या किया, अब फिर से एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम से रगड़ा। रेशम से रगड़ने के बाद उसे एक धागे से बांध करके लटका दिया। ये जो छड़ है ये किसकी है? कांच की। इसके बाद फिर से एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम से रगड़ा और रेशम से रगड़ने के बाद में इसके पास में लाई, तो ये भी कांच की छड़ है। तो जब इसके पास में लाए तो देखा ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर भगा रही हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में अब एक आबनूस की छड़ ली। आबनूस की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उसके बाद में एक धागा लिया और उसे लटका दिया।
धागे से लटकाने के बाद में ये जो छड़ है ये किसकी है? ये आबनूस की छड़ है, धागे से लटका दिया। इसके बाद में फिर से एक आबनूस की छड़ ली, उसे फिर से बिल्ली की खाल से रगड़ा और इसके पास में लाई। जैसे ही इसके पास में लाए तो देखा ये भी एक दूसरे को दूर दूर भगा रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब इन चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकाला? इन चीज़ों से ये निष्कर्ष निकला कि जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, फिर दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, दोनों कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ दिया, तो दोनों पर समान प्रकार का आवेश होगा। इसी प्रकार आबनूस की छड़ पर भी जो आवेश होगा वही इस आबनूस की छड़ पर आवेश होगा, दोनों पर समान आवेश होगा। तो जब ये दोनों समान छड़ें हैं तो समान आवेश हैं, ये भी समान छड़ें हैं, समान आवेश हैं। जब ये दोनों समान है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब इसके बाद में इधर पे आते हैं। इस जो ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो इस पर एक प्रकार का आवेश हो गया। फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, इसमें दूसरा आवेश उत्पन्न हो गया। तो इन दोनों को पास में लाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अब तो इन प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला कि ये दर्प पे दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक तो ये दोनों को दूर दूर भगा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और ये आकर्षित भी कर रहे हैं। तो अब तो बड़े अचंभे वाली बात है। गुरुत्वाकर्षण तो बल हमने देखा था कि सभी जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये जो बल है ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं। तो अब बात आई कि अब इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो अब नामकरण कैसे किया? तो इस प्रकार इससे ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न हुआ, दूसरा वो जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस में उत्पन्न हुआ। दो प्रकार के आवेश हो गए। अब इन आवेशों का गुण और क्या है देखते हैं कि जब दो आवेश हैं, जब दो आवेशित वस्तुएं हैं, इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाते हैं, जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक चट से आवाज़ सुनाई देती है और चमक उत्पन्न होती है। जो चमक उत्पन्न होती है उसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रा कहते हैं। इलेक्ट्रा चमक, स्पार्क होता है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, विद्युत आवेश भी कहते हैं। और ये देखा जाता है कि जब एक ये वस्तु है आवेशित, एक ये वस्तु है आवेशित, ये दोनों एक दूसरे के पास में आई और जब ये चमक उत्पन्न हुई, इसके बाद में जब इन दोनों वस्तुओं को छोटे छोटे तिनकों के पास में ले जाते हैं तो ये आकर्षित करना बंद कर देती हैं। इसका मतलब है कि जब हमने इन्हें रगड़ा था तब ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इसके बाद में जब इन दोनों को पास में लाए तो चमक उत्पन्न हुई। चमक उत्पन्न करने के बाद में ये दोनों ने उन्हें आकर्षित करना, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि इनके पास ये जो गुण है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसी तरीके से एक ये चमक है तो हम अपने इस प्रकृति में बहुत सी ऐसी चमक देखते हैं। पत्थर को पत्थर से रगड़ते जब टकराता है तब भी एक चमक उत्पन्न होती है। आकाश में बरसात के समय में एक चमक उत्पन्न होती है। उस चमक की भी बात करते हैं, अभी आगे बताएंगे कि वास्तव में जो ऊपर जो बरसात के दिनों में जो चमक उत्पन्न होती है वो यही चमक है, आवेशों की ही चमक है। आवेशों के टकराने के कारण ही वो चमक उत्पन्न होती है। उसके लिए फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग भी किया था, जिस प्रयोग जो उनका जो प्रयोग है वो पतंग के प्रयोग से बहुत फेमस है, काइट एक्सपेरिमेंट। आगे बताएंगे उसे। तो अब बात करते हैं कि इसका नामकरण किया जाए। तो इसका नामकरण अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर फ्रैंकलिन। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर फ्रैंकलिन। डॉक्टर फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया।
नामकरण कैसे किया? तो इन्होंने एक को नाम दिया धन आवेश और एक को नाम दिया ऋण आवेश। अब ये कहा गया ये कैसा नामकरण है? धन और ऋण तो ये चिन्ह होते हैं, ये नाम कैसे हैं? तो ये क्यों रखे गए धन और ऋण? वैसे जब नामकरण किया जाता है तो कुछ नाम रखा जाता है, जैसे गैसों की खोज हुई, उन्होंने कहा ये ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन है, इस प्रकार नाम दिए गए। बलों को नाम दिया कि ये श्यान बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये घर्षण बल है। लेकिन ये कैसा नामकरण है कि इसे चिन्ह बता दिए गए कि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है? ये आखिर क्यों? तो फ्रैंकलिन ने बताया कि ये इसलिए है कि एक ऐसा उदाहरण देते हैं, इस प्रकृति में एक ऐसी घटना है कि अगर एक ये कुछ है और एक ये कुछ है, ये दोनों अभी मिले नहीं थे, जब ये दोनों मिल गए तो ये दोनों का अस्तित्व तो खत्म हो गया, इस ब्रह्मांड इस दुनिया से ये गायब हो गई। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया? 0 हो गया। ऐसी ही संक्रिया एक गणित की है। तो गणित में देखा जाता है कि अगर एक संख्या है ये +10 और एक ये संख्या है -10, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। इस दुनिया से गायब हो गया, खत्म। ठीक है। इसी तरीके से आवेश में भी देखी यही घटना, बिल्कुल सेम, कि जब एक वस्तु को रगड़ा, जैसे कांच है, जब इस कांच को रेशम से रगड़ा था तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। जब इसी तरीके से प्लास्टिक में भी आवेश उत्पन्न हो गया, ये गिलास में हो गया और ये प्लास्टिक में हो गया। अभी ये दोनों में आवेश है। जब ये दोनों में आवेश है और जब इन दोनों को पास में लाए तो जब दोनों को पास में लाए तो एक चमक उत्पन्न हुई। चमक उत्पन्न होने के बाद में इन दोनों का आवेश खत्म हो गया, इस दुनिया से गायब हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल गणित की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। इसीलिए एक को नाम दिया गया धन आवेश और एक को नाम दिया गया ऋण आवेश, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिजल्टेंट 0 हो जाता है। इसीलिए एक आवेश को कहा गया धन आवेश और एक आवेश को कहा गया ऋण आवेश। तो जो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ को आवेश दिया गया धन आवेश और रेशम को दिया गया ऋण आवेश। ठीक। अब इसके बाद में बात आती है कि जो आवेश हैं, आवेशों के गुण क्या हैं? तो आवेश पता चल गए। आवेशों का नामकरण किसने किया? अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर फ्रैंकलिन। इन्होंने सन 1750 ईस्वी में नामकरण किया। इन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। ऋण आवेश 2 प्रकार के आवेश, ऋण आवेश। अब इनके गुण क्या हैं? तो गुण आप देख चुके हैं कि अगर प्लस प्लस आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस आवेश हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेशों के 2 गुण हो गए कि सजातीय आवेश, समान आवेश, एक ही जाति के आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इतना पता चल गया कि जो इस ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनावेशित पदार्थ और एक ऋणावेशित पदार्थ। अब चूंकि पता है जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब जब पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सोचना तय है, ये निश्चित है कि कण भी 2 प्रकार के होते होंगे, एक तो धनावेशित कण और दूसरे ऋणावेशित कण। तो अब अगर कोई एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है
अभी ये किसी भी टुकड़े को, तिनके को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। जब कोई भी पदार्थ किसी भी टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है तब कहा जाता है कि ये आवेशहीन है। कैसा है? आवेशहीन है, या कहें अनावेशित है, डिस्चार्ज है, कोई आवेश नहीं है। तो वास्तव में ये क्यों नहीं है, इस पर देखते हैं। वास्तव में चूंकि पदार्थ है वो दो कणों से मिलकर के बना होगा, धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण। तो जब किसी पदार्थ में धन कणों की संख्याएं और ऋण कणों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो उनका परिणामी कितना होगा? 0 होगा। तभी वो पदार्थ कैसा होता है? अनावेशित होता है। अगर हम कह दें कि इसमें 1000 धन के कण हैं और 1000 ऋण कण हैं तो परिणामी जो होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कितना होगा? 0। तो फिर कोई भी पदार्थ धनावेशित कैसे हो जाता है और ऋणावेशित कैसे हो जाता है? धनावेशित बता दे, बिल्कुल सेम वैसा, उसी का उल्टा ऋणावेशित है। तो देखते हैं कैसे हो जाता है धनावेशित कोई भी पदार्थ। तो देखो, अब इसमें धन कणों की संख्या है वो कितनी है? 1000 है। ऋण कणों की संख्या कितनी है? 1000, बराबर है। अभी अब हम क्या करें, किसी प्रकार इस पदार्थ में हम क्या करें कि 100 हमने धन कणों को प्रवेश करा दिया। जब हम 100 धन कणों को प्रवेश करा देंगे तो धन कणों की संख्या 100 ज़्यादा हो जाएगी। धन कण ज़्यादा है तो प्रभाव किसका होगा? धन कणों का होगा। तो ये पदार्थ कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? ये धन आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। या फिर एक दूसरा उपाय भी है कि इससे हम 100 ऋण कण निकाल लें। जब हम 100 ऋण कण निकाल लेंगे तो अब 900 ऋण कण बचेंगे और धन कण 1000 हैं। अभी भी कणों की संख्या, धन कणों की संख्या ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 100। तो ये पूरा पदार्थ है, ये कैसा होगा? धनावेशित होगा। इस तरीके से किसी भी पदार्थ को हम 2 प्रकार से धनावेशित कर सकते हैं, या तो उसमें धन कणों को प्रवेश करा दें या फिर ऋण कणों को बाहर निकाल लें। 2 कंडीशन है। ठीक इसी प्रकार कोई भी पदार्थ ऋणावेशित कैसे होता है? यही है सेम प्रोसेस कि या तो उसमें हम ऋण कणों को प्रवेश करा दें तो ऋणावेशित हो जाएगा, या धन कणों को बाहर निकाल लें तब भी ऋणावेशित हो जाएगा। अब वहीं पर आते हैं जो प्रयोग किया गया था कि जब इस कांच की छड़ को इस रेशम से रगड़ा गया था, इस कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया तो कांच कैसा हो गया था? धनावेशित। रेशम कैसा हो गया था? ऋणावेशित। इससे अब स्पष्ट हो गया कि या तो कांच से जो ऋण कण हैं वो किस में चले गए होंगे? रेशम में। या रेशम से धन कण कांच में चले गए होंगे, तभी कांच कैसा हो गया? धनावेशित। और रेशम कैसा हो गया? ऋणावेशित। ये तो पदार्थ से बात आ गई कणों पर। आगे बात करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो विज्ञान आगे बढ़ी, इसके बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। वो क्या है अभी आगे पढ़ेंगे 12th में। और तो क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं परमाणु। और जो परमाणु होता है, परमाणु भी 3 कणों से मिलकर के बना होता है। परमाणु के सबसे भीतर का एक भाग होता है जिसे बोलते हैं नाभिक, और इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और एक तीसरे प्रकार के जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये घूमते रहते हैं। अब तो जो ये 3 कणों से मिलकर के बना होता है, तो देखा जाता है कि जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होता है।
ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित और ये उदासीन है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? बराबर। प्रोटॉनों की संख्या दोनों कैसी होती हैं? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। जब जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 0। इसीलिए पूरा का पूरा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। पूरा परमाणु उदासीन होता है। तो फिर परमाणु आवेशित कैसे हो जाता है? अब अगर हम क्या करें कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकाल लें, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक परमाणु है, हम कहते हैं ऑक्सीजन परमाणु है 8O16। ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही प्रोटॉन होंगे। तो अब अगर हम इस ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये कितने बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 ऋण कण बचे हुए और धन कितने? 8। ज़्यादा कौन से हैं? धन, प्रोटॉन। तो ये परमाणु अब कैसा हो जाएगा? धन आवेशित। कब हुआ? जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से परमाणु धन आवेशित हो जाता है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, इसमें प्रवेश करा दें 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, जो कि कैसे हैं? ऋणावेशित। और प्रोटॉन कितने हैं? 8, जो कि कैसे हैं? धनावेशित। ज़्यादा कौन से हैं? ऋणावेशित। तो प्रभाव किसका होगा? ऋण कणों का। इसलिए पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है। इस तरीके से जब इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था और ये जो कांच है ये धनावेशित हुई थी, ये जो रेशम है ये ऋणावेशित हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में चली गई, इसीलिए जो कांच है वो धनावेशित हो गई और रेशम है वो ऋणावेशित हो गई। तो वास्तव में कोई भी पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित क्यों होता है, उसका एक निष्कर्ष निकल के आया। कोई भी पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित अगर होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेशित और कमी है तो धनावेशित। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की कमी या अधिकता के कारण, तो वास्तव में ये है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और प्रोटॉन को परमाणु के नाभिक से बाहर निकालना संभव नहीं है आसानी से, इसलिए प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। एक तो किसी भी परमाणु के आवेशित और अनावेशित होने का उत्तरदायित्व तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक, अब इसके हम बाद में बात करते हैं। आवेश तो ये पता चल गया, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी पदार्थ आवेशित क्यों होता है तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आवेश है, आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संरक्षण क्या है? तो जैसे पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण, ऐसे ही आवेश संरक्षण। संरक्षण का मतलब है जो चीज़ नष्ट ना हो, ना उत्पन्न हो,
बस उसका रूपांतरण हो सके, वो स्थानांतरित हो सके। इसी तरीके से आवेश है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसका स्थानांतरण संभव है। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण। कैसे? उदाहरण, जब इस कांच की छड़ को रेशम से नहीं रगड़ा था, ये कांच की छड़ है और ये रेशम है, जब इस कांच की छड़ को रेशम से नहीं रगड़ा था तो कांच पर 0 आवेश था, रेशम पर भी 0 आवेश था। इन दोनों को रगड़ दिया, रगड़ने के बाद में जितना इस पर धनावेश है उतना ही इस पर ऋण आवेश है। इन दोनों का परिणाम ही देखें तो दोनों को मिला दें तो इनका रिजल्टेंट अभी भी 0 है। तो रगड़ने से पहले भी आवेश 0 था, रगड़ने के बाद भी आवेश 0 है। तो आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। यही आवेश संरक्षण कहलाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो आवेश का MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम। तो एक कूलाम क्या होता है? आवेश को देखो प्रदर्शित किससे करते हैं? तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश के बाद में इससे पहले आपको बताया विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, अगर ये एक आवेश है Q और ये स्थित है, तो ये आवेश स्थित है तो इसे हम केवल विद्युत आवेश कहते हैं। और यही आवेश अगर गतिमान हो जाए, जब आवेश गतिमान होने लगता है, आवेश गतिमान हो जाए तो हम कहते हैं कि अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब आवेश की गतिमान अवस्था को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश की गतिमान अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। यह मूल राशि है, इसका मात्रक है एम्पियर। तो अब बात करते हैं एक कूलाम क्या होता है। एक कूलाम की परिभाषा तो सुनो। एम्पियर तो पता है। तो वास्तव में अगर t सेकंड में किसी चालक तार में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? Q/T। इसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की एक और परिभाषा हम बना सकते हैं कि किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इससे Q इक्वल क्या हो जाएगा? IT। और अब इसका और Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो एक कूलाम बराबर, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड। तो एक कूलाम कब होगा? अगर हम I का मान 1 एम्पियर ले लें और समय 1 सेकेंड ले लें, तो Q का मान जो होगा वो कितना आएगा? 1 कूलाम आएगा। तो एक कूलाम की परिभाषा यहाँ से बन जाती है। एक कूलाम वह आवेश है जो कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर प्रवाहित होता है। तो जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में प्रवाहित आवेश कितना कहलाता है? 1 कूलाम कहलाता है। ये हो गई 1 कूलाम की परिभाषा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मूल आवेश की। फंडामेंटल चार्ज क्या है? मूल आवेश। मूल आवेश, हमें जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने एक सबसे छोटा आवेश प्रदान किया है। उससे छोटा आवेश संभव है ही नहीं। उस छोटे से छोटे आवेश को ही हम बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मूल आवेश है। तो मूल आवेश क्या है? तो प्रकृति ने हमें एक छोटे से छोटा आवेश प्रदान किया है जो किसी आवेशित कण पर हो सकता है। उस छोटे से आवेश को ही हम बोलते हैं मूल आवेश। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से।
ये जो आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है मूल आवेश का मान। तो इससे छोटा प्रकृति में आवेश है ही नहीं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मूल आवेश। अब इसके बाद में बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, या इसे आवेश या परमाणुकता कहते हैं। क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है? तो जैसा कि अभी बता दिया, प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश है वो स्मॉल ई के बराबर आवेश है। इससे छोटा आवेश है ही नहीं। जब इससे छोटा आवेश है ही नहीं तो जब किसी भी आवेशित कण पर अगर हम बात करें कि उस पर कितना आवेश हो सकता है, तो उस पर अगर आवेश होगा तो वो या तो ई होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, या 100e होगा, 500e होगा, 501e होगा, मतलब एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो ई का पूर्ण गुणज होगा। ई के साथ में जो गुणा होगा वो पूर्ण संख्या का होगा। तो अगर किसी भी आवेशित कण पर आवेश संभव है वो ई का हमेशा कैसा होगा? पूर्ण गुणज होगा, दशमलव में नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित कण पर आवेश 2.3e है, क्योंकि या तो आवेश होगा या तो 2e होगा या फिर 3e होगा, उसके बीच में संभव है ही नहीं। तो ये पॉइंट कहाँ से आए? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसे? मूल आवेश को। इसी को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। तो किसी भी आवेशित कण पर अगर आवेश होगा वो या तो ई होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, तो मान के चल रहे उस पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस पर कुल आवेश होगा Ne। इसलिए ये एक फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर Ne। बस अब इसमें हम लगा देंगे प्लस और माइनस। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्लस आवेश और अधिकता है तो माइनस आवेश। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? कि जो मूल आवेश है इसे अनिश्चित रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका नामकरण हुआ, किसने नामकरण किया और कहाँ तक पहुँचे। वास्तव में आवेश का जो कारण है अंततः पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही है। कोई भी वस्तु तभी आवेशित होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।